हेलो बच्चों। आज जो टॉपिक है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 टाइप्स के मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। एक तो नेमिंग या नोमेनक्लेचर के ऊपर आता है एंड सेकेंड आइसोमेरिज्म के ऊपर एंड थर्ड जो आता है उसके मैग्नेटिक कैरेक्टर, उस कॉम्प्लेक्स का साइज या उस कॉम्प्लेक्स के आप बोल सकते हैं उसका हाइब्रिडेशन क्या पूछा जा सकता है, उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा जा सकता है। तो ये जो मैग्नेटिक कैरेक्टर है या उसके हाइब्रिडेशन क्या होती है, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ये सब जानने के लिए हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जानना जरूरी है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में मेन उसका जो मॉडल है वो क्या कहता है कि मेटल एंड लिगांड इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में जितना नहीं बताता है, वो कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन है एक लिगांड और उसके सेंट्रल मेटल एटम के बीच में। तो मेटल आयन और लिगांड्स के बीच में जो है, लिगांड 2 टाइप के होते हैं, एक आनायन होता है नेगेटिवली चार्ज और आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकता है। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल को पॉइंट डाइपोल के हिसाब से माना जाता है और जो आनायन से उसे हम चार्ज के हिसाब से मानेंगे। लेकिन उससे पहले हमें जानना है कि ये सीएफटी जो है सिंपल वे में कैसे हम समझे। सिंपल वे में समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल और डी सबसेल आप कह सकते हो, क्योंकि डी सबसेल के अंदर ही 5 ऑर्बिटल्स है। तो डी सबसेल का अगर आप शेप मानेंगे, अगर मैं बॉक्स पैटर्न में रखूं तो डी आपको पता है डी सबसेल जो होते हैं 5 ऑर्बिटल्स में बने हुए हैं। ठीक है, तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये हमारे 5 ऑर्बिटल्स है। एंड ये सब क्या है, डीजेनरेट है। डीजेनरेट का मतलब होता है इनके पास इक्वल एनर्जी है। दैट मीन्स डी एक्स वाई का एनर्जी इज इक्वल टू डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। अब इनका नेम पहले तो अगर हम पहले पढ़ते थे कि किसी को भी नाम दे दो, मान लो आप मैंने लिखा है दिस इज योर डी जेड एक्स, आप चाहो तो इसको डी जेड स्क्वायर बोलो और इसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोलो, क्योंकि सबकी एनर्जी सेम है, डीजेनरेट है। बट एक्चुअली इनके शेप थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। ये जो 3 है, डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, इनके क्या होते हैं शेप, अगर आप एक्सिस मान लो कि दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, आपको पता है ये डबल डम्बल के होते हैं। तो डी एक्स वाई के मतलब जो 4 लोब्स है ये एक्सिस के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, एक्सिस के ऊपर नहीं रहते हैं, ये इसके अंदर रहते हैं। तो ये तीनों जो है डी एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ठीक है, ये इस टाइप के शेप के होते हैं। और अगर इन दोनों का मैं शेप बताऊं तो क्या होता है कि लेट हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात करें तो ये एक्सिस के ऊपर ही रहते हैं। ये जो चारों लोब्स है वो एक्सिस के ऊपर रहते हैं। और डी जेड स्क्वायर तो ऐसा है कि जेड एक्सिस के ऊपर, मान लो इसको जेड एक्सिस मान लो, जेड एक्सिस के ऊपर ही ये 4 लोब्स रहते हैं। ठीक है, जैसे बलून्स को हम ऐसे मोड़ देते हैं ना, ऐसे इसी टाइप के आप सोचो 2 बलून को आपने इसी एक सेंटर पॉइंट एक रख के, नोडल पॉइंट रख के आपने ऐसे स्पाइरल टाइप के बना दिया। तो अब क्या हो गया, स्प्लिटिंग क्यों हुआ, जबकि डिजेनरेट है, सबके एनर्जी सेम होनी चाहिए। जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहता है जब भी लिगांड आती है, जब भी लिगांड अप्रोच करते हैं, लेट दिस इज योर मेटल एंड ये जो है एक्स एक्सिस है इसका, लेट दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है, एंड हमने मान लिया दिस इज योर जेड एक्सिस। तो जब भी कोई लिगांड्स आता है वो एक्सिस के ऊपर ही एंट्री करता है। ठीक है, तो लिगांड्स जो होती है, लेट यहां से हमारा जो है लिगांड्स आ रहा है और उसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो मेटल जो होते हैं उसके पास भी ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर ये एक्सिस के ऊपर अप्रोच करता है तो इसके जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इनके जो लिगांड्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में रिपल्सन होगी। ठीक है, एक्सिस के ऊपर अगर अप्रोच करती है लिगांड ज्वाइन होने के लिए तो रिपल्सन होगा। तो मोर रिपल्सन मीन्स मोर एनर्जी, मोर रिपल्सन मीन्स मोर एनर्जी। ठीक है, और किसी भी आपको पता है ऑर्बिटल या सबसेल को हमेशा लो एनर्जी चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। तो अब जो हमने 3 स्ट्रक्चर बनाया था, हमने जो इनके 2 टाइप के शेप बनाया था, जैसे अगर आप ये जो 3 देख रहे हो एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, इनकी शेप
आपका ऐसा हो जाता है। जो एक्सिस है उसके अंदर लोब से। और अगर हम दो बाकी जो दो देखें, इनकी जो शेप है इस टाइप के है। तो आप खुद बता सकते हैं। अब लिगांड अगर आपकी एक्सिस के थ्रू अप्रोच करता है तो रिपल्सन किस में ज्यादा होगा? ऑब्वियसली रिपल्सन इस टाइप के शेप में ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मेटल्स के प्रेजेंट है और लिगांड यहां से अप्रोच कर रहा है, तो बिल्कुल डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा एंड रिपल्सन ज्यादा होगी। तो ये दोनों की एनर्जी अब ज्यादा हो जाएगा और इन तीनों की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन विथ जो बाकी दो है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल जो डिजेनरेट ऑर्बिटल है, अब अगर हम ध्यान से उसको कंसिडर करने की कोशिश करेंगे, पहले जब लिगैंड अप्रोच नहीं हुआ था तो आप मान के चल सकते हो ऐसे हमारे पास 5d ऑर्बिटल्स थे और ये सारे डिजेनरेट थे, सबके एनर्जी सेम था। जैसे ही लिगैंड अप्रोच होता है अब ये स्प्लिटिंग हो जाएंगे एनर्जी वाइज। जो दो ऑर्बिटल्स हैं, जो जिसको हम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर के हिसाब से जानते हैं, उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगा और इनको हम जानते हैं ईजी के हिसाब से, स्पेक्ट्रोकेमिकल नेम है। और जो बाकी तीन है इनकी जो एनर्जी है ये क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट अगर हम मानेंगे कि पहले तो एक एवरेज सबके सेम था, अब इनके भी अगर आप एवरेज निकालोगे कि 2 इजी ऑर्बिटल्स प्लस 3 T2G ऑर्बिटल के भी अगर आप एवरेज डिवाइडेड बाय 5 करोगे तब भी यही सेम एनर्जी आएगा, लेकिन अब वो स्प्लिटिंग हो गए हैं, हायर एनर्जी एंड लोअर एनर्जी। अब अगर ऑक्टाहेड्रल शेप की हम बात करेंगे तो उस टाइम इनके बीच में जो एनर्जी गैप है उसको हम डेल्टा ओ कहेंगे, और अगर टेट्राहेड्रल शेप के लिए लेते हैं तो डेल्टा टी कहते हैं। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप है उसको डेल्टा ओ कहा जाता है। ओ स्टैंड्स फॉर एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा तो आपको पता है एनर्जी डिफरेंस होती है। तो ये एनर्जी डिफरेंस आ जाता है। तो ऑब्वियसली अब अगर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे तो फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1 2 3 तक तो इलेक्ट्रॉन भर गए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास अब ऑप्शन होगा कि आइदर वो यहां पे जा सकता है नहीं तो यहां पे जा सकता है, पेयरिंग कर सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा ये पेयरिंग करेगा या ऊपर जाएगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगांड्स। लिगांड्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन है कि आइदर ये इजी में जाएगा या नीचे जो है वो पेयर अप करेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। अगर ये एनर्जी वाइज काफी ज्यादा डिफरेंस है तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो आपका यहीं पे पेयर अप कर जाएगा T2G में। ठीक है, और ये यहाँ पे नहीं जाएगा। पहले हम क्या पढ़ते थे, अगर आपके पास डी में 5 ऑर्बिटल है तो पहले आप सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में फिलअप करोगे, 6th इलेक्ट्रॉन आएगा तब जाकर पेयर अप होगा। लेकिन अब हम CFT के थ्रू जानते हैं जब लिगैंड अप्रोच करता है तो ये स्प्लिटिंग के बाद अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन के पास ऑप्शन हो जाता है एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ। फिर डेल्टा ओ किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कैसे पता चलेगा? दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लिगांड्स। कुछ लिगांड्स होते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड्स। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड्स क्या करते हैं, इनमें जो एनर्जी गैप होती है T2G एंड EG के बीच में, ये जो डेल्टा ओ वैल्यू काफी ज्यादा होता है, तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं जाएगा, यहाँ पे पेयर ऑफ हो जाएगा। कुछ होते हैं वीक फील्ड लिगांड जिसमें डेल्टा ओ वैल्यू काफी कम होती है, जिसके वजह से फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपकी इजी में चला जाता है। तो उस बेसिस पे एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाया गया है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगांड्स। आप अगर ध्यान से देखोगे ये होता क्या है, जैसे अगर ये I माइनस है, Br माइनस, SCN माइनस, Cl माइनस, मैंने एक कंपैरिजन करने के लिए वाटर को स्टैंडर्ड रखा है और आप ये मान के चल सकते हो वाटर के इस साइड जितने भी है ये है वीक फील्ड लिगांड, ये वीक फील्ड लिगांड है, और जो आपकी वाटर के उस साइड है दैट इज योर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड। ये आपको याद रखना पड़ेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कि कौन ज्यादा है कौन कम है। ऐसे अगर मैं आपको बताऊं तो मोस्ट ऑफ द न्यूट्रल जो होते हैं, आप देखो CO कार्बोनाइल ग्रुप है, आपकी इथेन 1,2 डाइयामाइन है, एमोनिया है, ये सब हमारे आते हैं, और एक Cl माइनस भी रह गया है, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड में आते हैं। बाकी आयोडो, ब्रोमाइडो,
क्लोराइडो, फ्लोराइडो, हाइड्रोक्सो, ऑक्सालेटो, ये सब हमारे यानी वाटर ऑल्सो भी एक वीक फील्ड लिगैंड के हिसाब से माना जाता है। इससे कैसे होगा, अगर मान के चलो आपका वीक फील्ड लिगैंड है, तो लेट जो आपकी 5 ऑर्बिटल पहले थे डिजेनरेट कंडीशन में, अब एक वीक फील्ड लिगैंड लगा हुआ है, तो कैसे उसका जो मान लो D4 कॉन्फ़िगरेशन है उसको कैसे दिखा देगा। ठीक है, तो अगर D4 कॉन्फ़िगरेशन है तो ये आपको कैसे पता चलेगा कि D4 को कैसे हम भरेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने 1 2 3 और यहाँ पे हमने क्या माना है कि ये वीक फील्ड लिगैंड के लिए कर रहे हैं। तो वीक फील्ड लिगैंड में जो डेल्टा ओ वैल्यू है ऑब्वियसली लेस है। ठीक है, कम है, तो जो 4th इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे चला जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू कम है, तो पेयरिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि डेल्टा ओ इज लेस देन पी। पी यहाँ पे डिनोट करता है पेयरिंग, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो जब ये स्प्लिटिंग होगा और इसमें इजी है, T2G3 है, तो यहाँ पे जो गैप है वो डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, मतलब 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका यहाँ पे पेयर ऑफ हो जाएगा, इजी में नहीं जाएगा। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन, अब हमें पता चला कि लिगैंड के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम क्या देख सकते हैं, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर। आप अगर देखोगे, अगर वही सेम D4 कॉन्फ़िगरेशन था, तो यहाँ पे आपको कितने अनपेयर्ड मिल रहे हैं, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 4 अनपेयर्ड, और यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप बताइए कैसे बनेगा, कौन सा मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। आपको पता है कि जितनी ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, तो दैट मीन्स इसकी मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसको आप हाईली पैरामैग्नेटिक मान सकते हो, एंड ये आपका लेस पैरामैग्नेटिक या वीकली पैरामैग्नेटिक आप मान सकते हो। ठीक है, और इसी को अगर मैंने 6 के हिसाब से लिया कि 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो आप बताओ कि अब क्या होगा D6 कॉन्फ़िगरेशन। तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 एंड 6, ये देखिए। ठीक है, तो यहां पे फिर कितने हुई, 1 2 3 4 जो है हमारा हो गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगैंड के लिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के लिए क्या हो गया है कि यहाँ पे तो पेयरिंग होगा, सो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब बचा ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये तो पूरा डायमैग्नेटिक हो गया, ये पैरामैग्नेटिक अब रहा ही नहीं है, ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर हम एक देखने के लिए, अच्छा, एक जब हाइब्रिडेशन होता है, आपको पता है D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा या sp3D2 होगा। अब जैसे ये हमने ऑक्टाहेड्रल के लिए कर रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए कैसे शेप होता है, हाइब्रिडेशन क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में 2 हाइब्रिडेशन होता है, आइदर D2sp3 हो सकता है, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल शेप में D2sp3 होगा या sp3D2। अब जब यहाँ पे D2 की हम बात करते हैं और मोस्ट ऑफ द जो हम 3D सीरीज की बात करते हैं, तो ये 3D को डिनोट करता है कि इनर जो ऑर्बिटल से, इनर जो D ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि ये आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब 4D इन्वॉल्व हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा, अब ये अगर दोनों आप केस देखोगे, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, बट इसके जो मैग्नेटिक कैरेक्टर ज्यादा है, इसके मैग्नेटिक कैरेक्टर कम है। अब लेकिन कौन इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल बनेगा, वो कैसे पता चलेगा। अब अगर आप देखोगे कि D6 कॉन्फ़िगरेशन भी मैं अगर ले रही हूं, D6 कॉन्फ़िगरेशन में क्या आपको कोई वैकेंट D ऑर्बिटल दिख रहा है ताकि लिगैंड अपनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाके इसे डोनेट कर पाए, नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये मैं किसको लेके काम कर रही थी, ये मैं 3D को लेके काम कर रही थी, तो 3D में अब तो कोई है ही नहीं वैकेंट D ऑर्बिटल जिसमें वो आके कर सकता है। तो यहाँ पे फिर कौन सा ऑर्बिटल फिर इन्वॉल्व होगा, यहाँ पे 4D, क्योंकि 3D अवेलेबल नहीं है तो 4D अवेलेबल होगा। ठीक है, तो 4D अवेलेबल होगा, मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, sp3D2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वीक फील्ड लिगैंड अगर होता है तो वहां पे क्या होता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होती है, एंड यहाँ पे होता है हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स।
तो सेम वे में यहां पे अगर आप देखोगे 2D आपको इन्वॉल्व है, मतलब वैकेंट है, ताकि जब लिगेंड्स आएंगे तो ये इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। दैट मीन्स इनर D ऑर्बिटल अब अवेलेबल है, तो उसका क्या हो जाएगा, D2sp3। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम हाइब्रिडेशन भी गेस कर सकते हैं अगर आपको पता है कि कौन से टाइप का आपके पास लिगेंड्स है। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा हुआ है कि FeS2O6 जो है वो आपका स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है, whereas FeCN6 3- इज वीकली पैरामैग्नेटिक। अभी कैसे पता चला, ठीक है। अब ये क्या है आपका, दिस इज योर, यहाँ पे जो लिगेंड्स है वाटर है और ये एक वीक फील्ड लिगेंड है, इट इज ए वीक फील्ड लिगेंड। आपको मैंने समझाया था कि अगर वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, किसी के वीक फील्ड लिगेंड होते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पेयरिंग होगा या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। वीक फील्ड लिगेंड है तो लेस डेल्टा O वैल्यू होगा। लेस डेल्टा O का मतलब 4th, 5th एंड 6th इलेक्ट्रॉन जो है, तो दैट मीन्स नो पेयरिंग, है ना। जो 4th, 5th, 6th इलेक्ट्रॉन है वो कहां पे जाएंगे, वो आपके इजी लेवल में भी चले जाएंगे। T2G तो 3 नीचे ऑर्बिटल भरने के बाद फिर वो आपको 2 ऊपर भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब है जो मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा हाईली पैरामैग्नेटिक और स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक, ठीक है। आप ये तो अभी पैरामैग्नेटिक का पूछा है, अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि अब हाइब्रिडेशन क्या है, ऑब्वियसली ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जो आपका ज्योमेट्री है वो तो ऑक्टाहेड्रल है। बट अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हाइब्रिडेशन है। वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल आपको अवेलेबल है, 3D अवेलेबल है नहीं है, क्योंकि सारे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होके रह रहे हैं, तो अवेलेबल तो है नहीं। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3d2। आप देख रहे हो, सिंपली लिगेंड्स के नेचर देख के ही हम बता पा रहे हैं कि एक्चुअली ये क्या बनेगा, मतलब कौन से टाइप के लिगेंड बना। जैसे वीक फील्ड लिगेंड से पता चला कि आपको एक स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वाला बनेगा, ऑक्टाहेड्रल शेप आपका कोऑर्डिनेशन नंबर देके, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, सिमिलर वे में अगर हमने FeCN6 3- को देखेंगे, यहां पे वही होगा, यहां पे थोड़ा सा उल्टा चलेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, यहाँ पे पेयरिंग होगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयरिंग करवाता है। पेयरिंग करवाता है मतलब आइदर वीकली पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक होगा, वीकली पैरामैग्नेटिक और आपकी डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। वीकली पैरामैग्नेटिक मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन मोस्टली होता है। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यहां पे बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स किस लिए चाहिए, क्योंकि हमें हाइब्रिडेशन जानना है, तो यहाँ पे इनर D इन्वॉल्व होगा, सो D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन ऑब्वियसली, बट द ज्योमेट्री द सेम, दैट विल बी द ऑक्टाहेड्रल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप अब लिगेंड्स को देख के बता सकते हो कि वो उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे होगा और पेयरिंग होगा नहीं होगा, तो ये सब हमें CFT से पता चलता है। थैंक यू सो मच।